लोगों में दहशत भी है, गुस्सा भी है और देश भर से मांग भी कि शहादत का बदला लिया जाए। इन सभी के साथ एक और बड़ा खुलासा भी हुआ है। सेना के काफिले पर रॉकेट से हमला किया गया था। जो जानकारी है, रॉकेट अपने टारगेट से चूक गया था। निशाना चूकने से सेना की गाड़ी के पास जाकर ये रॉकेट गिरा। केरन सेक्टर में कई रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए थे। पिछले महीने ही रॉकेट लॉन्चर बरामद किए गए थे, तभी से तफ्तीश चल रही थी। अलग अलग जगह सेना का इस तरह का ऑपरेशन चलता रहा है, बड़ी कामयाबी मिलती रही है। लेकिन इस बार गुलमर्ग में हुई घटना को लेकर ये बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी ऐसी कि सेना के काफिले पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करना था, वो तो निशाना चूक गया, इसीलिए सेना की गाड़ी के पास आकर ये रॉकेट गिरा। पिछले महीने कई रॉकेट लॉन्चर बरामद हुए थे और अब उन रॉकेट लॉन्चर को इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है। रॉकेट अपने टारगेट से चूक गया, वरना जो नुकसान अभी हमने देखा सेना के जवानों के तौर पर, पोर्टर के तौर पर या फिर जो बाकी लोग जख्मी हैं उनके तौर पर, गुलमर्ग आतंकी हमले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। सेना के काफिले पर रॉकेट से हमला किया गया था, लेकिन रॉकेट अपने टारगेट से चूक गया था। निशाना चूकने पर गाड़ी के पास जाकर ये रॉकेट गिरा। अगर गाड़ी के ऊपर गिरता तो ये तबाही बड़ी हो सकती थी। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त का। इस खबर को लेकर हम बात करेंगे, जो स्थिति अभी की बनी हुई है। साथ ही साथ सीनियर कुलीग अजय जांडियाल भी अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनासर मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे इतने बात कर लेते हैं। अजय जांडियाल भी अभी हमारे साथ कनेक्ट होने वाले हैं। यूके देवनासर, गुलमर्ग में आतंकी हमला हुआ, देश भर में गुस्सा भी है, साथ ही साथ ये मांग भी है कि शहादत का बदला लिया जाए। लेकिन अभी जो ताजा अपडेट मिल रहा है वो ये कि रॉकेट लॉन्चर से हमला होना था, वो तो निशाना चूक गया, इसीलिए सेना की गाड़ी के पास जाकर रॉकेट गिरा। यानी कि अगर निशाना लग जाता तो ये नुकसान काफी ज्यादा बड़ा होता। जी हाँ, पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो लगातार इन घुसपैठियों को एक से एक लेटेस्ट मॉडर्न वेपन सिस्टम मुहैया करा रही है। पहले इनके पास होते थे हाथ गोले, पहले जमाने में इनके पास होते थे AK-47, अब इनके पास M4 राइफल्स और रॉकेट लॉन्चर्स भी आने लगे हैं। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो सरकार है उसके हाथ में शायद, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नवाब शरीफ और शहबाज शरीफ ने मिलकर एक स्टेटमेंट दी थी कि वो भारत के साथ अपने संबंध सुधारना चाहते हैं। ऐसी हालत में अगर पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की मिलिट्री मिलकर भारत के अंदर इन घुसपैठियों को रॉकेट लॉन्चर्स के साथ भेज रही है, इसका एक ही मतलब है कि आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी जो है वो अपने देश की सिविलियन सरकार के कंट्रोल में नहीं है। हाँ, ये बात सच्ची है कि पाकिस्तान के जो एस्टेब्लिशमेंट है, डीप स्टेट है, वो फिलहाल हमारे बहुत ही सक्सेसफुली कंडक्टेड इलेक्शन जो कि हमने JNK में किए और उसके बाद ओमर अब्दुल्ला की सरकार वहां पर आई, इससे थोड़ा तिलमिलाई हुई है। पाकिस्तान पूरे दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हिंदुस्तान ने, भारत ने जबरदस्ती कश्मीर के ऊपर कब्जा जमाया हुआ है और कश्मीर में कोई जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। कश्मीर के लोगों की जुबान को, उनकी आवाज को नई दिल्ली ने दबाया हुआ है। लेकिन जब ये इलेक्शन इतनी शानदार तरीके से अंजाम दिए गए और अब उमर अब्दुल्ला की सरकार वहाँ काम करने लगी है, तो पाकिस्तान के लोग काफी, पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, एस्टेब्लिशमेंट है, वो काफी तिलमिलाई हुई है। वैसे रचना जी, मैं आपको बता दूं कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो हर साल अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर के आखिर में और नवंबर के शुरुआती दिनों में पाकिस्तान कोशिश करके पीर पंजाल की पहाड़ियों से, नीलम घाटी की तरफ से, जिसे हम किशनगंगा बोलते हैं, वहां से घुसपैठियों को घुसाता रहता है। क्योंकि अभी अगले हफ्ते और एक हफ्ते में या 15 दिन के अंदर ही पीर पंजाल की पहाड़ियों के ऊपर बहुत हैवी स्नोफॉल हो जाती है और किशनगंगा की तरफ से घुसपैठियों को घुसाना बड़ा मुश्किल हो जाता है हैवी स्नोफॉल की वजह से। इसलिए इन्होंने अपने सारे लॉन्च पैड एक्टिवेट कर दिए हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में घुसपैठियों की को घुसाने की कोशिश अगले 7 दिन 15 दिन तक लगातार बनी रहेगी। जी
आपने बताया कि आने वाले वक्त में यानी कि कुछ हफ्तों का ही इंतजार, जिसमें बर्फ ज़्यादा गिरने लगती है, बर्फबारी होती है या धुंध बहुत ज़्यादा होती है। और हमने देखा है हर साल इस मौसम का फ़ायदा उठाने की कोशिश में घुसपैठिए होते हैं। और हमने ये भी देखा है यूके देवनाथ सर कि पाकिस्तान की सेना कवर फायर देती है, ध्यान भटकाने की कोशिश करती है ताकि घुसपैठिए अपनी कोशिश में कामयाब हो जाएं। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल होना वाकई सोचने वाली बात है। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए बता सकते हैं रॉकेट लॉन्चर दिखता कैसा है, उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है, और क्या इतना इजी है कि सीमा पार से आतंकी या घुसपैठिए यहां पर दाखिल हो जाएं और रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दें? दूरी कितनी होनी चाहिए ये हमला करने के लिए? जी हाँ, रॉकेट लॉन्चर जो है ये एक आदमी ले जा सकता है, मैन पोर्टेबल है और शोल्डर फायर्ड वेपन है। इसकी लंबाई करीबन 4.5 फीट होती है और इसका डायमीटर जो है लॉन्चर का 5.5 इंच होता है। इसमें एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड को या एक रॉकेट को लोड करके आप फायर कर सकते हैं। इसकी जो लॉन्च है मिनिमम 50 गज टारगेट होना चाहिए और मैक्सिमम रेंज इसकी जो है वो इफेक्टिव रेंज मैक्सिमम 600 गज तक है। और टारगेट में अगर कोई सेना के काफिले का गाड़ी है या बख्तरबंद गाड़ी है उसको ये आसानी से निशाना बना सकता है। लेकिन बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट ये है कि अगर गुलमर्ग जैसे एरिया में जहां पे कि पिछले 20 साल से करीबन शांति छाई हुई है, वहां पर रॉकेट लॉन्चर लेकर अगर एक आतंकवादी आ जाता है तो इसका मतलब है ये है कि आसपास के जो एरिया है वहां पर शायद अब पाकिस्तान की आईएसआई एक या दो स्लीपर सेल या अंडरग्राउंड वर्कर्स को पालने में सफल हो गई है। गुलमर्ग एरिया में अभी तक एक अंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं और इस साल तो 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट जा चुके हैं कश्मीर में। तो वहां एक अंडरस्टैंडिंग थी टूरिस्ट एरियाज में, गुलमर्ग के आसपास जितने लोग हैं गांव में, गांव के जो ग्राम पंचायत हैं, कि वो एरिया को शांति प्रिय रखेंगे, पीसफुल रखेंगे ताकि टूरिज्म के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े। अब देखिए बर्फ का सीजन आने वाला है, गुलमर्ग के जो आम भोले भाले गांव वाले हैं वो कितने उत्सुकता से इस इंतजार में थे कि बर्फ गिरे और भारत से ज्यादा तादाद में लोग गुलमर्ग में, गुलमर्ग के ऊपर अलपथरी है, वहां पर टूरिज्म आए और बर्फबारी का मजा लें, स्लेजिंग करें और उनके इनकम का सोर्स है। लेकिन ऐसी हालत में अगर एक आतंकवादी घटना होती है तो भारत से जो भी टूरिस्ट जाने का प्लान कर रहे थे अगले 7 दिन 15 दिन में पहली बर्फबारी को देखने के लिए गुलमर्ग में, वो 2 बार सोचकर आप गुलमर्ग में जाएंगे। तो शायद समय आ गया है कि उमर अब्दुल्ला की जो सरकार है, जिनकी की जमीन पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा पार्टी माना जाता है, उनके वर्कर्स जो हैं वो काफी डेडिकेटेड हैं। उनको अब कोशिश करके आसपास के जो गांव के लोग हैं, ग्राम पंचायत में जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको सहयोग करना चाहिए और कोई भी आतंकवादी या ऐसा व्यक्ति जो कि अनजान सा लग रहा है उसकी रिपोर्ट पुलिस को या खुफिया एजेंसी को देनी चाहिए। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की यहाँ पर जरूरत है। और यूके देवनाथ सर, अगर लोकसभा इलेक्शन जस्ट कंप्लीट होते हैं, इधर शपथ चल रही होती है प्रधानमंत्री की और उधर हमले का सिलसिला शुरू हो जाए या फिर एक के बाद एक जो घटनाएं हुई हैं आतंकी लोकसभा इलेक्शन के बाद, उन्हें कैसे देखते हैं? साथ ही साथ विधानसभा इलेक्शंस ओवर होने के बाद जैसे ही उमर अब्दुल्ला की सरकार बनी है फिर से ये हमले तो तेज हो गए हैं, तो क्या इलेक्शन से भी इनका कोई कनेक्शन हो सकता है? पाकिस्तान की आईएसआई बहुत ही चतुर एजेंसी है। उनको मालूम है कि अपने उनके जो एसेट्स इंडिया के अंदर उन्होंने छुपाए हुए हैं, अंडरग्राउंड सेल्स हैं, स्लीपर सेल्स हैं और सबसे बड़ी बात है उन्होंने लोन वुल्फ अटैक के लिए लोगों को तैयार किया हुआ है कि आईएसआई जानती है किस वक्त इनका इस्तेमाल करे। समय उनका होता है, वो अपने हिसाब से दिन और घंटा चूज करते हैं। उनको मालूम है कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ, जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया। वोटिंग परसेंट लोकसभा के इलेक्शन जो कि पिछली बार 34% था, इस बार 56% से ज्यादा लोगों ने लोकसभा के इलेक्शन में जम्मू कश्मीर से, वैली से भाग लिया। इससे वो तिलमिला गए हैं।
उनको समझ नहीं आ रहा, बगले झांक रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। इसीलिए लोकसभा के इलेक्शन के बाद इधर प्रधानमंत्री जी हमारे लोकतंत्र के मंदिर लोकसभा में भाषण दे रहे होते हैं और वहां से ये कायराना हरकत करके हमला करते हैं। ये दिखाता है कि पाकिस्तान जो है वो एक बिखरा स्टेट है, उसको अपनी डेवलपमेंट की कोई फिक्र नहीं है। वहां की जो तानाशाह जो बैकग्राउंड में जो एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस ग्रुप हैं, वो भी सिर्फ सुबह से लेकर शाम तक भारत विरोधी या कश्मीर विरोधी एक्टिविटीज में शामिल रहते हैं। अब समय आ गया है कि वहां पीएमएलएन की सरकार है, शहबाज शरीफ की सरकार है, वो अपनी आर्मी और आईएसआई को और इन रिलीजियस बाइगॉट्स को यानी धार्मिक कट्टरवादी लोगों को कंट्रोल में रखें और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की सोच रखें। पाकिस्तान आज की तारीख में भीख का कटोरा लेकर वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से कहीं $1 बिलियन, कहीं पे $4 बिलियन की भीख मांग रहा है। हाँ। सऊदी में, यूएई में आप जाइए, वो भीख मांग रहे होते हैं पाकिस्तान के लोग। उनको चाहिए कि डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा ध्यान दे बनिस्बत भारत या कश्मीर के। जी यूके देवनाथ सर, आप जो बातें बता रहे हैं वो बड़ी सोचने वाली हैं। और आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान जो हाथ में भीख का कटोरा रहता है उसके, वो फिर भी इस तरह की हरकतें करने से पीछे नहीं हटता। हमने अभी खबर बताई थी कि कैसे वहां पर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं, वहां बड़े बड़े आतंकी संगठन और इंक्लूडिंग आईएसआई कैसे वहां युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें ट्रेंड आतंकी बनाकर यहाँ सीमा पार यानी कि भारत में भेज रहे हैं, भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। और इसमें अच्छी खासी फंडिंग लगती है क्योंकि ट्रेनिंग भी देनी है, आधुनिक हथियारों को भी उन्हें प्रोवाइड कराना है। यहां जा रही है सारी फंडिंग बजाय कि देश की हालत को सुधारने के। मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर शाह, स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। अभी अपडेट ये मिल रहा है गुलमर्ग में जो आतंकी हमला हुआ, सेना की गाड़ी के पास आकर रॉकेट गिरा, लेकिन वो रॉकेट लॉन्चर गाड़ी पर हमला करने के लिए था, वो तो निशाना चूक गया। कैसे आप देखेंगे पाकिस्तान की इन कायराना हरकतों को, जहां खुद रोटी के लाले पड़े हैं? 70% की आबादी ऐसी है जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना आज मुश्किल हो रहा है। जगह जगह हाथ फैलाया जाता है, कटोरा फैलाया जाता है भीख के लिए कि कुछ पैसा मिल जाए तो शायद स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाए, लेकिन वो सब पैसा जा रहा है आतंक को पालने के लिए। रंजन जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए, पाकिस्तान आज की तारीख में अपनी खबर खुद खोद रहा है। उसके अंदर कितने प्रॉब्लम है, लेकिन उसको पता है प्रॉब्लम पाकिस्तान की कहां पर आती है। प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि वो दुखी नहीं है अपने दुख से, वो दुखी हैं अपने पड़ोसियों के, औरों के सुख से। ये दरअसल प्रॉब्लम है पाकिस्तान की। इसके लिए आज की तारीख में हम देख रहे हैं वो उनकी सिचुएशन क्या है। वो शेर बेच रहे हैं गधे के माफिक, चीन को गधे के माफिक शेर बेच रहे हैं। ये हाथ में बिजली का कटोरा लेकर शहबाज शरीफ जाते हैं चीन, 5 दिन के दौरे में वहां पे रह के आते हैं। 5 दिन के बाद उनको री जिनपिंग बोले भग जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। उनको जलील होते हैं यूएई में जो उनके मित्र हैं, वो हर जगह पे। आपने एक चीज गौर करी है, कभी अगर सड़क पे कोई चल रहा होता है, कोई गिर जाता है, तो 10 लोग हर दिशा में भागते हुए उसकी तरफ आते हैं उठाने के लिए। अरे लगी तो नहीं चोट, क्या हो गया। यहाँ पर जब श्रीलंका में नौबत आई थी तो हमने पहले $2.8 बिलियन का एड पहुंचवाया था, पूरी दुनिया खड़ी हुई थी। तुर्की में अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप हुआ था 1.5-2 साल पहले, हम सबसे पहले थे, हमने रिएक्ट किया था। पाकिस्तान में नौबत आ जाती है, इनके मित्र, सो कॉल्ड मित्र कहां पर है? कोई नहीं। बल्कि चीन तो इनसे मुआवजा मांग रहा है कि भाई हमारे इंजीनियर आपके डैम पे मारे गए, आपके आतंकियों ने हमारे चीनियों को निशाना बनाया। उनके जो मित्र हैं, उनके जो दोस्त हैं, जो उनको अपने आप को, पहली बात तो ये किसी के सगे नहीं है, कोई इनके सगा नहीं है, तो ये जिनको अपना सगा मानते हैं वही तो इनसे पूछ रहे हैं कि भाई मुआवजा दो। वहीं एट द सेम टाइम जम्मू कश्मीर के हालात अंदर अभी ठीक नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने डिसॉल्व कर दिया पूरा पीडीपी स्ट्रक्चर को। अब नई लीडरशिप जो होगी वो अपॉइंट होगी जब डिस्कशन होंगे लीडर्स के साथ। तो ये डिसोल्यूशन का जब जेके पीडीपी हेडक्वार्टर का श्रीनगर में ये अनाउंसमेंट 25 से कल हुआ ये, तो जम्मू कश्मीर के इंटरनल हालात भी थोड़े बिगड़े हुए हैं। और क्योंकि अंदर के इंटरनल हालात बिगड़े हुए हैं, सरहद के उस पार से जो पाकिस्तान से उग्रवादी आते हैं, इसी चीज का फायदा उठा के आते हैं कि ठीक है
अभी चीजें बिगड़ी हुई हैं, अभी हम आगे करते हैं स्ट्राइक। पर इनको याद होना चाहिए, इनको मालूम होना चाहिए, कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, अगर हमें सरहद के उस पार बैठ के ये लोग कोई सुन रहा है या इनमें से कोई इन्वॉल्व है जो सुन रहा है, कि इंडियन आर्मी वहां पे इनके नापाक मंसूबों को कामयाब किसी भी हालत में होने नहीं देगी। वहां पे बैठे हुए हैं बिल्कुल इनके इनके मैं बात नहीं समझ करना चाहता, लेकिन इनको मालूम होना चाहिए कि इनको ऐसा सबक मिलेगा, ऐसी चार चोट की मार पिटेगी इनको, इनको ढूंढ ढूंढ के खुरेद के निकालेंगे। ये होगा इनका हश्र, डराएंगे यहाँ पे। जिस तरीके से आपने बताया आतंकी हमले हो रहे हैं, पाकिस्तान लगातार साजिशें रच रहा है, चीन उसका सपोर्ट कर रहा है, या फिर ये कहिए चीन अपने फायदे के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि बिना फायदा पाए चीन किसी की हेल्प नहीं करता, किसी के लिए आगे नहीं आता। अब ऐसे में रॉकेट लॉन्चर से हमले की खबर है, रॉकेट लॉन्चर जो गाड़ी पर ना जाकर गाड़ी के ठीक पास में गिरता है और उसमें ये नुकसान हमारा, जिसमें हमारे सेना के जवानों की शहादत भी होती है, जख्मी भी होते हैं, पोर्टर की भी जान चली जाती है। पाकिस्तान की रह रहकर इन साजिशों का जवाब मेजर शाह अब किस तरीके से और किस अंदाज में देने की जरूरत है, क्योंकि जैसा अभी यूके देवनाथ सर ने कहा, आने वाले वक्त में ये चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ेंगे जब सर्दी की शुरुआत हो जाएगी, जब बर्फबारी होगी, जब धुंध बहुत ज्यादा होगी और घुसपैठ की कोशिशें इस मौसम में ज्यादा बढ़ती हैं। जी, इस ईंट का जवाब उनको पत्थर से मिला जाएगा। और देखिए, ये पाकिस्तान की मिलिट्री को मैं काफी हद तक इसके पीछे देखता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इनकी टैक्टिक्स होती हैं कि रॉकेट लॉन्चर गाड़ी के खूब के पास आके गिर रहा है, हमारी आर्मी का कारवा जा रहा है, सबसे पहली वाली गाड़ी को उसके ड्राइवर को निशाना बनाते हैं, ये ऐसे सुनसान स्ट्रेच पे हमला करते हैं। इनकी जो टैक्टिक्स दिख रही है ना, ये एक ट्रेन मिलिट्री के मुताबिक टैक्टिक्स भी नजर आ रही हैं। इनके जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, दहशतगर्दी हैं, इनकी बहादुरी कहाँ तक है मैं बताता हूँ, कहाँ तक सीमित है इनकी बहादुरी। ये स्कूल में बम लगा देंगे और भाग के पीछे जाके, हम दिवाली के बम लगाते हैं ना, हटते हैं पीछे, वैसे वहां बैठ के देखेंगे और बड़े खुश होंगे। ये लोग खवातीनों को कोड़े लगा देंगे। मैं आपको एक बात बताऊं रचना जी, आप हंसेंगी सुन के, ये रियल बात है, घटना है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। 2003 में एक इंफॉर्मेशन आई थी कि यहाँ के एक पाकिस्तान से कुछ दल आके इस झोपड़ी में छुपा हुआ है। हमने कॉर्डन किया अपनी जान बचाने के लिए, छुपने के लिए, भागने के लिए। आप यकीन नहीं मानेंगी, नो ऑफेंस टू एनीवन, मगर इन्होंने चूड़ियां पहन के पल्लू लटकाकर ये वहां से निकलने की कोशिश करी थी। हमारी फौज ने पकड़ लिया, स्ट्रैप कर लिया। नहीं भैया, ये तो है मिलिटेंट, ये तो है टेररिस्ट, ये तो है उग्रवादी, ये तो यहाँ पे अलग, ये तो लड़ने के लिए आए हैं, ये तो पल्लू पहन के भागने की कोशिश कर रहे हैं। इनको खदेड़ खदेड़ के निकाला वहां से, एक एक करके खदेड़ खदेड़ के निकाला। ये ऐसे हैं, ये दरअसल है डरपोक, इनमें हिम्मत नहीं है आके आम सामने करने की। ये लोग डर के मारे छुप के कुछ भी कर ले। तो एक बार और मैं इनको चेतावनी दे रहा हूँ, कान खोल के सुन ले और खूब जान ले। 2019 में जब पुलवामा घटना हुई थी, उसी दिन शाम को तो मैंने जैश ए मोहम्मद द टेररिस्ट आउटफिट को एक ओपन लेटर के जरिए खूब डंडा मारा था। कोई गूगल पे है वो ओपन लेटर, और उसके बाद बड़ा वायरल हुआ था वो। तो ये कान खोल के सुन ले और खूब जान ले, हमारे पास बहुत तौर तरीके हैं इनको सबक सिखाने के लिए। और ये लोग अगर हिम्मत जरूरत करेंगे ना, यहाँ पे नापाक नजरों से हम जब देखेंगे हम इनको क्या हासिल करेंगे, ये अपने तस्वीर में, अपने सपने में भी सोच नहीं सकते रचा जी। आप कह रहे हैं ऐसा हश्र करेंगे जो सपने में नहीं सोच सकते यूके देवनाथ सर, लेकिन वो पाकिस्तान जो इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल मंच का इस्तेमाल करते हुए ये कहता है कि हम आतंक से बड़े त्रस्त हैं, हम इस तरह की जो घटनाएं हैं उनसे बड़े परेशान हो रहे हैं, तो हमें इन परेशानी से निकाला जाए, जबकि खुद उसने आतंक के बीज बोए हैं और आज वही आतंक पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। तो ये महज एक दिखावा होता है या फिर सिंपैथी बटोरने का तरीका होता है? क्योंकि अगर वहाँ आईएसआई ट्रेनिंग दे रहा है आतंकियों को, अगर वहाँ अलग अलग आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं और भारत के लिए जो मोस्ट वांटेड अपराधी हैं, आतंकी हैं, वो पाकिस्तान में शरण लिए रहते हैं, तो बार बार ऐसा तो नहीं है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत रहती है। पाकिस्तान तो इंटरनेशनल लेवल पर कई बार बेनकाब हो चुका है, तो फिर क्या बड़े देशों को एक साथ नहीं आना चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कड़े कदम या कुछ बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए? जी हाँ, पाकिस्तान की शुरू से ही एक धारणा रही है कि कुछ टेररिस्ट गुड होते हैं और कुछ टेररिस्ट बैड होते हैं। जो टेररिस्ट पाकिस्तान पर हमला कर दे तो वो बैड टेररिस्ट है। जैसे कि अभी परसों ही हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने टीटीपी के आतंकवादियों ने पाकिस्तान फ्रंटियर कांस्टेबल पे हमला कर दिया, उनके 10 जवान मारे गए। बैड टेररिस्ट।
लेकिन इन्हीं टेररिस्ट को, जिनको कि पाकिस्तान पाल पोस के बड़ा करता है, अगर वो भारत पर हमला करते हैं या कश्मीर में हमला करते हैं तो दे आर गुड टेररिस्ट, वो उनकी वाहवाही करते हैं, उनको शहीद बताते हैं, 72 हूरें उनको मिलेंगी, ऐसा जहां तक इंटरनेशनल आबो हवा की बात है, मजबूरी अमेरिका की ये है कि वो पाकिस्तान को थोड़ा बहुत पाल पोस के रखना चाहता है। इसलिए अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के ऊपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्यादा दबाव नहीं डालता। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में कोई भी सरकार हो, चाहे वो नवाब शहबाज शरीफ हो, PMLN के, या PTI हो, इमरान खान हो, अमेरिका चाहता है कि थोड़ी सी उनको पेशावर में जगह मिल जाए। मैं दर्शकों को पेशावर का महत्व बता देता हूँ। पेशावर में पाकिस्तान एयरफोर्स का बहुत बड़ा बेस है और वहां से लगातार अमेरिका की एयरफोर्स अपने स्पाई प्लेन्स को या अपने ड्रोन्स को उड़ाती है, जो कि वहां से उड़ के या तो चीन के शिंजियांग प्रोविंस पे नजर रखते हैं या पेशावर से उड़कर वो दक्षिण रूस के दक्षिणी भाग पर नजर रखते हैं। इसी तरह से चीन है, चीन भी कभी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान के विरुद्ध कुछ नहीं बोलना चाहता, क्योंकि चीन का वो लगता है कि पाकिस्तान तो उसका बड़ा प्यारा मित्र है, छोटा भाई है। चीन पाल पोस कर पाकिस्तान को बड़ा कर रहा है, ताकि एक दिन जब समय आएगा तो चीन पाकिस्तान का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ शायद कोई कार्रवाई करे। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच में बड़ा अजीब सा एक माहौल है। हाँ, मैं आपको बताता हूँ, भारत तैयार है। जिस दिन भारत के सब्र का पैमाना बढ़ गया तो हमें याद है हमने पाकिस्तान का क्या हश्र किया था उरी में या बालाकोट में। एयरफोर्स तैयार है, आर्मी तैयार है। जिस दिन भारत सरकार और भारत की जनता चाहेगी, हम एक और बालाकोट या एक से ज्यादा बालाकोट या उरी एक समय में ही कर देंगे। जी, जिस तरीके से आपने कहा कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक, क्या स्ट्राइक की जरूरत है पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, पाकिस्तान की हरकतों पर लगाम लगाने के लिए। मेजर शाह, ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान अपना कद जानता है, पहचानता नहीं है, भारत से बार बार मुंह की खानी पड़ती है, ये भी पाकिस्तान के लिए कोई नई बात नहीं। लेकिन बार बार अगर इस तरह की नापाक हरकतें हो रही हैं तो उसके पीछे आपको वजह क्या समझ में आती है? क्या चीन के हाथ की कठपुतली बन गया है पाकिस्तान, या अपनी समझ, अपना विवेक खो चुका है पाकिस्तान, या अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाला, क्या कहते हैं, वो कौन सा राक्षस था जो सर पर हाथ रखता है और खुद से खुद भस्म हो जाता है, वो बन गया है क्या? भस्मासुर बन गया है क्या पाकिस्तान? जी बिल्कुल, पाकिस्तान बिल्कुल भस्मासुर बन गया है। वो राक्षस है जो खुद ही अपने सिर पे हाथ रखता है, खुद ही भस्म हो जाता है। हिलरी क्लिंटन ने भी 2013 में कहा था उनके भरी पार्लियामेंट में खड़े होकर कि जो सांप पालता है ये समझ के कि भाई सांप दूसरों हमें डसेगा, हमारे प्रॉफिट डसेगा, वो सांप घूम फिर के उनको ही डसता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसी गड्ढे में खोदता है, में गिरता है। इनके मिनिस्टर ने साल 2 साल पहले भरी पार्लियामेंट में खड़े होकर खुद कहा है कि क्या जरूरत थी हमको मुजाहिद पैदा करने की, आज की तारीख में वही मुजाहिद हमारे लिए भारी पड़ गए हैं। तो पाकिस्तान, मैं मानता हूँ, उग्रवाद से खुद जूझ रहा है, लेकिन वो उग्रवादी पैदा करे किसने? करे पाकिस्तान नहीं। तो ये सोच के कि वो पड़ोसी को मुल्क में भेजेगा, अरे उन्हीं पे भारी पड़ है। और जो इलाके हैं जैसे कि अभी गुलमर्ग हो गया या भुट्टा पथरी हो गया, इसमें ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर हमने डिप्लॉय कर रखे हैं और अच्छी तरीके से छानबीन जारी है। और जितनी भी गोंडोला राइड्स होती है, गोंडोला होती है जैसे रोप पे होता है मसूरी में या कहीं पे, तो गोंडोला राइड्स जिसपे मैं कई बार मरतबा गया हूँ, तो गोंडोला राइड्स भी कैसे अभी बंद कर रखी है, उनपे छानबीन तलाशी भी जारी, कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, जो फ्राइडे को लाइन ऑफ कंट्रोल से लेके सब्सिक्वेंटली हिंटरलैंड तक की तरफ को पूरा ये इनको खोद निकालेंगे। 100% गारंटी है, ये बात मैं जानता हूँ। इनको कैसे तैसे करके खोद निकालेंगे और इनको बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा यहाँ पर आने के लिए। ये लोग, मतलब मैं आपको बताऊं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही, ये बात आता नहीं है कि ये चीन की कठपुतली बन गए। जी हाँ, एक तरीके से ये चीन की कठपुतली भी बन चुका है, और मगर कठपुतली भी ऐसी जो चीन से ही खुद पंगा ले ले। भाई चीन को कहते हैं बड़े भाई, अपनी जमीन परोस दी चीन को इन्होंने, चीन को बड़े भाई, चीन इन पे दादागिरी जमाता है। अरे आप मुआवजा दो, हमारे इंजीनियर आपके डैम में मारे गए, अब मुआवजा दो, पैसा चाहिए, फ्लूस चाहिए उनको, तो चीन को। तो पाकिस्तान जो IMF जो है, पिछले साल फरवरी में 1 फरवरी से 10 फरवरी तक इनकी 10 मेंबर की टीम आई थी। ये आप 10 दिन में नतीजा नहीं निकल पाया, क्या करना है भैया? तो फिर इन लोगों अब ने जिस तरह की चीजें वहां पर चल रही हैं, यूके देवनाथ सर, चूंकि
एक वक्त वो भी था जब फारूक अब्दुल्ला कहते थे कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, इस तरीके से काम नहीं चलेगा, अगर चीजें सॉल्व करनी है तो वाकई चीजें पटरी पर लानी है तो। अब जब उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब उनके तेवर बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान किसी भूल में ना रहे, कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा, उसे उसी के लिहाज में जवाब देना जरूरी है। अब जिस तरीके से विधानसभा इलेक्शंस ओवर होने के बाद में ये घटनाएं बढ़ी हैं, टारगेट किलिंग एक बार फिर से सामने आ रही है, जो गैर कश्मीरी हैं उन्हें बार बार टारगेट किया जा रहा है अलग अलग घटनाओं में। उमर अब्दुल्ला के लिए ये कितना बड़ा चैलेंज है आपके हिसाब से? जी हाँ, उमर अब्दुल्ला जी को बड़ा फाइन बैलेंस रखना पड़ेगा। ये समझना पड़ेगा कि कश्मीर में सिक्योरिटी तंत्र जो है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, वो एक उसको फुल फ्लेज स्टेट का दर्जा अभी हासिल नहीं है, तो इसीलिए वहां पे जो सिक्योरिटी का एपरेटस है वो स्टेट के उमर अब्दुल्ला के कंट्रोल में नहीं है। वो सिक्योरिटी एपरेटस जो है गवर्नर श्री मनोज सिन्हा जी हैं, उनके कंट्रोल में है। तो उमर अब्दुल्ला को बहुत क्लोज लिहाजा, बहुत ही संपर्क रखना पड़ेगा गवर्नर ऑफिस के साथ, और सिक्योरिटी फोर्सेस को अपने विश्वास में लेना पड़ेगा कि वह हर तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस को मदद देने के लिए तैयार है। देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो, उनका आदेश तो गवर्नर हाउस से आएगा, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जब वहां की जे.एंड.के पुलिस है, बहुत शानदार काम कर रही है, वहां सीआरपीएफ, बीएसएफ जो है बहुत ही डेडिकेटेड फोर्स है, आरआर की बटालियंस है, वो आगे बढ़कर आतंकवादियों को टैकल कर रही है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि जब वो पेट्रोलिंग पे जाते हैं, कहीं कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन करते हैं, या गांव वालों से जब वो मिलते हैं, तो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन, उनका फर्ज बनता है कि वो सिक्योरिटी तंत्र को पूरा सपोर्ट दें, जिसमें कि लोकल जो एलआईयूज हैं, लोकल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, सबसे बड़ी बात है जो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं, उनकी बड़ी भूमिका है कि वो गांव वालों को शांत रखें, गांव वालों को खुश रखें, गांव वालों को अगर कोई तकलीफ है तो गांव वालों को एनकरेज करें कि वो आतंकवादियों को पनाह ना दें। गांव वालियों को बोले कि अगर उनको कोई तकलीफ है, दिल का दर्द है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन को बताए। और उमर अब्दुल्ला को चाहिए कि आगे आकर बढ़ चढ़कर गांव वालों को दुख तकलीफ को दूर करें, ताकि वो आगे के आने वाले समय चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं, कैसे बैलेंस बनाते हैं, और कैसे वो जो शांति, अमन, सुकून चाहत है जम्मू कश्मीर के लोगों की, वो कैसे पटरी पर आती है। हालांकि अच्छी खबर तो ये भी है कि कश्मीर में फिर से फिल्म की शूटिंग होने लगी है, वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं बल्कि हॉलीवुड भी इधर रुक कर रहा है। लेकिन यही बात सीमा पार नहीं हजम हो रही, या फिर ये कहिए कि ये जो अमन, चैन, सुकून है, इसी में दखल देने की और दहशत पैदा करने की कोशिश सीमा पार से हो रही है, जिन पर लगाम लगानी वक्त से जरूरी है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे साथ में जुड़ने के लिए, यूके देवनाथ सर, मेजर शाह, आप दोनों का शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।